हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। अभी आपने जो है विद्युत अपघट विलयनों में चालकता, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, कुलराउस के नियम के बारे में आपने पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। देखिए माइकल फैराडे ने यह स्पष्ट किया था कि अगर किसी विद्युत अपघट के विलयन में या किसी विद्युत अपघट के विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर जो पदार्थ प्राप्त होता है और इलेक्ट्रॉनों पर जो पदार्थ प्राप्त होता है, प्रवाहित धारा और इलेक्ट्रॉनों प्राप्त पदार्थों के बीच उन्होंने संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और इसी से संबंधित दो नियम दिए। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम जिसे कहा जाता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को समझिए थोड़ा सा। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघट विलयनों में विद्युत धारा को प्रवाहित किया और इलेक्ट्रॉनों पर जो पदार्थ प्राप्त हुआ, पदार्थ की जो निक्षेपित मात्रा हुई, उनके पारस्परिक संबंधों के बारे में नियम प्रस्तुत किए, जिसे फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहा जाता है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम होते हैं, जिनमें से पहला नियम आप क्या है देखेंगे। इनमें से पहला नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ध्यान दीजिएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन का ये प्रथम नियम क्या कहता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के फर्स्ट लॉ को आपको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। देखिए, फैराडे के इस नियमानुसार किसी विद्युत अपघट में इलेक्ट्रोड जानते हैं, जैसा कि विद्युत अपघट में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड पर और एनोड पर जो प्राप्त पदार्थ की जो मात्रा होती है विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या बताता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियमानुसार किसी विद्युत अपघट में इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त या निक्षेपित जो पदार्थ की मात्रा होती है विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं W प्रोपोर्शनल Q। W क्या है, पदार्थ की मात्रा है। कहाँ पर पदार्थ की मात्रा है, इलेक्ट्रोड पर। Q क्या है, विद्युत आवेश है। तो जो पदार्थ की जो मात्रा होती है विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, W इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, Z इंटू Q। ध्यान दीजिएगा, जहां Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। जहां Z बराबर क्या है, जहां Z बराबर एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। तो कहने का मतलब Z को हम कह सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब बताओ, यदि विद्युत अपघट के विलयन में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि विद्युत अपघट के विलयन में यदि Q बराबर कितना हो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए।
यदि Q इक्वल टू 1 कूलाम ले लिया जाए तो ऐसी स्थिति में W बराबर क्या प्राप्त होगा? ऐसी स्थिति में W बराबर क्या प्राप्त होगा? Z। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। फैराडे के प्रथम नियमानुसार किसी विद्युत अपघट में इलेक्ट्रोड, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, पर प्राप्त पदार्थ की जो मात्रा होती है वैद्युत अपघट में या वैद्युत अपघट विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। W प्रोपोर्शनल Q। W पदार्थ की मात्रा है जबकि Q विद्युत अपघट विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा है। अर्थात प्रोपोर्शनल को हटाए एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ जिसे Z कहते हैं। Z को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, यदि Q बराबर 1 कूलाम आवेश हो तो ऐसे स्थिति में W बराबर क्या होगा? Z। अर्थात इसको परिभाषित कीजिए। इसको क्या परिभाषित करेंगे? इसका आप क्या परिभाषा दिखाएंगे? इसका परिभाषा दिखाएंगे, यदि विद्युत अपघट के विलयन में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है? समान होता है। क्लियर हुआ? विद्युत अपघट के विलयन में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। क्योंकि आपने बताया Q इक्वल टू क्या दिखाए हैं? 1, जहाँ Q क्या है? विद्युत आवेश है। यदि ध्यान दीजिएगा Q बराबर आप जानते हैं, अगर हम आपको बता दें Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। Q इक्वल टू क्या होते हैं? I इंटू टी। आवेश बराबर जो है धारा और समय के गुणनफल के बराबर होते हैं। कहने का मतलब जो आवेश की मात्रा है धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, भौतिकी विज्ञान में आप पढ़े होंगे, धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अर्थात Q इक्वल टू I इंटू टी। और इस Q का मान अगर हम इस समीकरण क्या है 1 में रख दें, Q का मान इस समीकरण 1 में रखिए तो क्या प्राप्त होगा? W इक्वल टू Z इंटू I इंटू क्या होगा? T होता है। W इक्वल टू क्या है? Z इंटू I इंटू टी। जहां आप बताइए, जहां W क्या है? इलेक्ट्रोड पर प्राप्त, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा। इलेक्ट्रोड पर W क्या है? इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा है। I इक्वल टू क्या दिखाओगे? धारा। विद्युत अपघट विलयन में धारा की मात्रा है। T क्या है? T बराबर समय है। और Z जानते हैं, Z को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्लियर हुआ? ये फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है? एक बार और ध्यान दीजिएगा। किसी विद्युत अपघट में या किसी विद्युत अपघट के इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या प्राप्त या निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात W प्रोपोर्शनल Q। W पदार्थ की मात्रा है, Q क्या है? विद्युत अपघटन में प्रवाहित आवेश की मात्रा है। ये इसके समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल का हटा एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है, यदि विद्युत अपघट के जलीय विलयन में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में W बराबर क्या प्राप्त होगा? Z। और इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं? जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के
बराबर होता है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आवेश बराबर I इंटू टी होता है। अगर हमने Q का मान इस समीकरण में 1 में रखा था तो W बराबर Z इंटू I इंटू टी प्राप्त होगा, जहाँ W क्या है, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा है, I क्या है, धारक की मात्रा है, T क्या है, समय, और Z जो यहाँ पर जो दिखा गया है, Z क्या है, आपके विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यदि फिर आपको हम अगर कह दें, यदि I = 1 एम्पियर, यदि धारा का मान 1 एम्पियर हो और समय का मान कितना हो, 1 सेकेंड हो। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोडों पर जो प्राप्त विद्युत अपघट्य की जो मात्रा होती है या इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की जो मात्रा होती है, इसमें मान रखेंगे तो किसके बराबर होगा, रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। अर्थात अगर इसमें अगर हम मान रख दें तो W क्या होगा, Z इंटू 1 इंटू 1, अर्थात W क्या होगा, Z। एक देरा जी, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, ये इसका परिभाषा आपने किसके आधार पर दिया, इसका परिभाषा आपने किसके आधार पर दिया, Q = 1 के आधार पर दिया, और जो इसका जो परिभाषा जो आप दे रहे हैं किसके आधार पर दे रहे हैं, जब धारा का मान 1 एम्पियर हो और 1 एम्पियर की धारा कितने समय तक प्रवाहित की जाती है, 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोडों पर जो प्राप्त पदार्थ की जो मात्रा होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। यही आपके फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। क्लियर हुआ। फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम के बारे में एक और बार समझ लीजिएगा। फैराडे के विद्युत माइकल फैराडे, फैराडे का नाम होता है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघट्य विलयन में धारा को प्रवाहित करके या धारा को प्रवाहित करके इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ प्राप्त होते हैं इनके बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करके 2 नियम प्रस्तुत किए, जिसे हम फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहते हैं। और प्रथम नियम आपको जैसा कि ये दिखाया जा रहा है, फैराडे का प्रथम नियम क्या बता रहा है, अभी आपने देखा फैराडे के प्रथम नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त जो पदार्थ की जो मात्रा होती है, देख रहे हैं जी, उस विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात W प्रोपोर्शनल Q, प्रोपोर्शनल का हटाए Z प्राप्त हुआ। Z एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और जब यदि हम Q का मान 1 रख दें तो ऐसी स्थिति में W जो होते हैं Z के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर जो हमने परिभाषा दिखा है कि यदि विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ की जो मात्रा होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समान होता है। दूसरा हमने पॉइंट बताया है, Q का जो मान होता है I इंटू टी के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होता है, जहाँ I धारा T समय है। यदि हमने बताया कि यहाँ पर जो W बताया है, I बताया है, T बताया है, यहाँ पर हमने लिखा है यदि धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए और समय कितना हो, 1 सेकेंड, अर्थात यदि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो ऐसे कंडीशन में W बराबर Z प्राप्त होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रोड पर जो प्राप्त जो पदार्थ की जो मात्रा होती है, देख रहे हैं जी, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त जो पदार्थ की जो मात्रा होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। इस नियम को क्या कहते हैं, फैराडे का क्या कहते हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम
फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे देरा जी, फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम में को समझने का प्रयास कीजिए। ये फैराडे का प्रथम नियम था। अब हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान समय तक समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त विद्युत अपघट की जो भिन्न भिन्न जो मात्रा होती है उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम किसे कहते हैं? फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियमानुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघट के जलीय विलयन में समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त भिन्न भिन्न पदार्थों के विद्युत अपघट की जो मात्रा होती है उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात W प्रोपोर्शनल क्या होगा, E। ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, W इक्वल टू क्या होगा, Z इंटू E। क्या होगा, W प्रोपोर्शनल E। अर्थात अगर हम कह सकते हैं ये जो W प्रोपोर्शनल जो E है, W क्या है, पदार्थ की मात्रा है, E क्या है, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है। अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, अर्थात ये तो डिफाइन किया आपने। अर्थात आपने क्या दिखाया, W1, यदि पहले पदार्थ के लिए W1 लिखेंगे, प्रोपोर्शनल क्या दिखाओगे, E1 दिखाएंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। दूसरे पदार्थ के लिए क्या दिखाओगे, E2, W2 इक्वल टू प्रोपोर्शनल क्या दिखाओगे, E2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसको डिफाइन कीजिए। W पदार्थ की मात्रा है, E क्या है, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है। जब भिन्न भिन्न पदार्थों के विद्युत अपघट के जलीय विलयन में समान समय तक समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जो भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं जो प्राप्त होती हैं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। W प्रोपोर्शनल E या E प्रोपोर्शनल W। तो अब इस तरह दिखा सकते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं, W1 बराबर क्या लिख सकते हो, W1 बराबर क्या लिख सकते हैं, Z इंटू क्या दिखाओगे, ये Z1 हो जाए इंटू I इंटू T। W2 इक्वल टू क्या दिखाओगे, Z2 इंटू I इंटू T। I और T क्या है, समान है। इसको ध्यान दीजिएगा, I और T क्या है, समान है। अर्थात W1 और W2 अगर हम कह दें कि W1 और W2 जो होते हैं भिन्न भिन्न पदार्थ की जो निक्षेपित मात्रा होती है, अगर इसके अनुपात को दिखाया जाए, अर्थात इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, W1 बटे W2 इक्वल टू Z1 इंटू I इंटू T अपान Z2 इंटू I इंटू T। IT से IT कटेगा, क्या प्राप्त होगा, W1 अपान W2 इक्वल टू Z1 अपान Z2 प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये जो W1 है जो W2 है, दे रहे हैं जी, भिन्न भिन्न पदार्थों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होता है। अर्थात W1 W2 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, E1 बटे E2। अर्थात इसको हम यहाँ पर एक बार और दिखा सकते हैं। अर्थात तो क्या दिखा सकते हैं, E1 बटे E2 इक्वल टू क्या दिखाओगे, Z1 बटे G2। ये आपके क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियमानुसार इसको दिखा देंगे E प्रोपोर्शनल
जेड। ई प्रोपोर्शनल क्या हुआ, जेड प्राप्त हुआ। मतलब पदार्थ का जो रासायनिक तुल्यांक होता है पदार्थ के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। किस नियमानुसार, फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियमानुसार। फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियमानुसार, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, एक बार और ध्यान दीजिएगा। फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियमानुसार हम क्या पढ़ेंगे, इसको एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्या दिखाओगे, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के जलीय विलयनों में समान समय तक समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्रा होगी उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा, समानुपाती होता है। अर्थात E = क्या है, रासायनिक E = क्या है बताइए, रासायनिक तुल्यांक है। E = क्या है, रासायनिक तुल्यांक है। अर्थात पहले पदार्थ के लिए W1 होगा, अर्थात पहले पदार्थ के लिए रासायनिक तुल्यांक, दूसरे पदार्थ के लिए W2 है, अर्थात दूसरे पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फैराडे के प्रथम नियमानुसार W = Z × I × T होता है, तो W1 रखेंगे। यहाँ से इस टॉपिक को देखने का प्रयास कीजिए, तो W = क्या दिखाएगा, W का स्थान पर W1 पहले पदार्थ, Z1 I × T, क्योंकि I और T समान समय तक समान धारा प्रवाहित की जाती है। WT = Z × I × T। दे रहा जी। अगर इस समीकरण को आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ये समीकरण नंबर इसको मान लीजिए आप 4 मान लेते हैं, तो समीकरण 3 में समीकरण 4 का क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो समीकरण 3 में समीकरण जब 4 का हम भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, W1/W2 = Z1 I × T / Z2 × I × T। I T से कट गया, क्या प्राप्त हुआ, W1/W2 = Z1 / Z2। क्योंकि यहाँ पर अभी आपने क्या पढ़ा है, जो पदार्थ की मात्रा होते हैं रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अर्थात ऐसी स्थिति में W के स्थान पर हम E भी रख सकते हैं, तो E1/E2 = Z1/Z2, अर्थात E प्रोपोर्शनल Z। ये फैराडे का कौन सा नियम है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम यही कहता है। क्या कहता है, किसी पदार्थ का जो रासायनिक तुल्यांक होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अर्थात इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की जो मात्रा प्राप्त होती है रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अर्थात इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की जो मात्रा प्राप्त होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। यही आपके क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, और यही क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अब इसमें हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए न्यूमेरिकल कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। चलो जैसा देखते हैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन, निम्न के अपचयन में कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसको जानने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा, आवेश पूछता है, कभी आवेश पूछता है, कभी पदार्थ की मात्रा पूछता है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा। जो एक फैराडे जो होता है, एक फैराडे बराबर कितने मोल के, 1 मोल के होता है। एक फैराडे बराबर जो होता है 1 मोल होता है, और 1 फैराडे या 1 मोल का आवेश कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक यफ क्या है, फैराडे है। 1 फैराडे बराबर 1 मोल के होते हैं, अर्थात 1 मोल या 1 यफ का जो मान होता है 96,500 कूलाम होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अपचयन। जैसा कि पिछले कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कि किसी भी तत्व का परमाणु या अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है
तो वह कौन सी क्रिया होगी? अपचयन। अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण क्रिया होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इसके अपचयन एल्युमिनियम आयन का एल्युमिनियम में अपचयन हो रहा है, इसके लिए कितने कूलाम आवेश की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आंसर को ध्यान दीजिएगा। एल्युमिनियम Al पर ट्रिपल प्लस है और किस में बदल रहा है? एल्युमिनियम आयन का एल्युमिनियम में अपचयन हो रहा है। आप बताओ, इस पे 3 धनायन है, एल्युमिनियम पर यहाँ पर बैलेंसी 0 है, इसकी संयोजकता 0 है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दें ये क्या है? एल्युमिनियम की संयोजकता 0 के बराबर हो जाए। अर्थात यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे? 3 धनायन है तो 3 ऋणायन को हमने जोड़ दिया, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो 3 ऋणायन 3 धनायन कैंसिल हुआ, अर्थात 0 के बराबर हुआ। तो आप बताओ, 1 फैराडे बराबर 1 मोल होता है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन बराबर कितने मोल के हो जाएंगे? 3 मोल के हो जाएंगे। अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन बराबर 3F। क्लियर? आप बताओ, या और फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 होता है, तो हम 96,500 इसका मान रख देंगे। तो इसको आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 0 0 5 कितना होगा? 15 होगा, 3 6 18 1 19 होगा, 9 3 27, 27 से क्या होगा? 28 होगा। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, 3 का 0 हुआ, फिर 0 में मल्टीप्लाई किए 0 हुआ, 5 3 15 हुआ, 6 3 18 1 19 हुआ, 9 3 27 1 28। कितने कूलाम की आवश्यकता होगी? बताइए कितने कूलाम? मतलब एल्युमिनियम आयन का एल्युमिनियम में अपचयन हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। अर्थात कितने कूलाम की आवश्यकता होगी? कितने कूलाम की आवश्यकता होगी? जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? 1 मोल। दूसरा, ये पहले का आंसर था, दूसरे का आंसर को देखिए। यम यन ओ पर माइनस है आपका, ये एरो है, यम एन पर कितने प्लस है? डबल प्लस है। आप बताओ यम एन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीजन का यहाँ पर माइनस 1, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 में से घटा दीजिए 7 हुआ। इसका मतलब इस पर कितने आवेश होंगे? +7। यम एन पर कितने प्लस हैं? 7। यम एन पर कितने प्लस हैं? 2। अब इस 7 में हम कितना जोड़ें कि +2 के बराबर हो जाए? दिमाग लगाइए। इस यम एन का जो ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, 7 में हम कितने इलेक्ट्रॉन को जोड़ें कि +2 के बराबर हो जाए? ऑक्सीजन का 2 होता है, 4 दूना 8 हो जाएगा, -1 उसको पक्षांतर कर देंगे, तो +8 -1 +7। अर्थात इस +7 में कितने इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 के बराबर हो जाए? तो 5, 7 में से 5 जोड़ दीजिए, तो +2 बचा इधर, +2 बचा इधर। आप क्लियर हुआ? अर्थात यहाँ आप दिखाओगे क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन = क्या दिखाओगे? 5F। और यफ का मान रख दीजिए, क्या लिखोगे? 96,500। अब इसका आपस में क्या है? गुणा कर देंगे। इतने कूलाम की क्या होगी? आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। अगर परीक्षा में आता है निम्न के अपचयन में कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी? अपचयन पूछ रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। किसी भी तत्व का परमाणु, अणु या आयन जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह कौन सी क्रिया होती है? अपचयन क्रिया होती है। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, अर्थात एरो के इस पर प्लस लगेगा, समझिए कि वो ऑक्सीकरण क्रिया है। लेकिन वहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? अपचयन पूछा है। इसलिए अपचयन को ज्ञात करने के लिए इसको आपको ध्यान देना होगा। क्लियर होगा? इसी तरह क्वेश्चन आएंगे तब हल करने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न को प्राप्त करने में कितने फैराडे की
कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। निम्न को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। नंबर 1, कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम, गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड से 40 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आप देखो, इसको सॉल्व कीजिए। आंसर नंबर 1, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का वियोजन करा देंगे तो क्या प्राप्त होगा। Ca पर डबल प्लस 2Cl पर क्या होगा माइनस, अर्थात Ca डबल प्लस एरो क्या होगा कैल्शियम। अब बताओ, कैल्शियम डबल प्लस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कि कैल्शियम हो जाए। बताओ, डबल प्लस को निगलेक्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब बताओ, इस कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40 ग्राम। 40 ग्राम कैल्शियम, 40 ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 F की आवश्यकता होगी। ध्यान से समझिए, 40 ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता हुई। 2 फैराडे की आवश्यकता हुई। इसलिए कितने ग्राम, इसलिए कितने ग्राम पूछा है बताओ 20 ग्राम। 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। आप बताओ, यहाँ पर दिखा सकते हैं, चूंकि इस तरह से भी दिखा सकते हैं 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे चाहिए, 2 फैराडे चाहिए, जैसा कि ये समीकरण बता रहा है। फिर 1 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए अब क्या करोगे बताओ। इसको लिख सकते हैं, देरा जी 1 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। 2 या बटे कितना दिखाओगे 40, इसलिए कितना है 20 ग्राम कैल्शियम से तो कितना दिखाओगे 2 इंटू 40 बटे 20 बटे 40 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, 20 दूना 40, 2 से 2 काट दीजिए, अर्थात कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। एक यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, ये समीकरण बनाइए, एक समीकरण बना, फिर इस समीकरण को बनाइए। जब तक इस समीकरण को नहीं बनाओगे जब तक आपको नहीं समझ में आएगा। कैल्शियम क्लोराइड का वियोजन करें, CAA पर प्लस प्राप्त हुआ। इसको कैल्शियम आयन में अपचयन करा दिया गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 2F के। तो 2 फैराडे की आवश्यकता होती है 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने में। इसलिए 20 ग्राम में कितने की आवश्यकता होगी बताओ 1 ग्राम। क्या इसी तरह इसको नहीं लगा सकते हैं, इसको तोड़िए। अगर आपको इसको तोड़ना है तो क्या दिखाओगे, Al2O3 का वियोजन करा दीजिए तो क्या बनेगा 2Al पर क्या दिखाओगे 2Al पर ट्रिपल प्लस और प्लस 3O पर क्या दिखाओगे डबल माइनस। अब बताओ क्या प्राप्त हुआ एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम को दिखाओ, Al पर 3 प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा एल्युमिनियम, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3F इक्वल टू एल्युमिनियम कितना होता है परमाणु भार 27 होता है। अर्थात 27 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त होने में 27 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त होने में कितने फैराडे चाहिए 3F चाहिए। तो कितना दिया है बताओ 40 ग्राम। तब इसको प्राप्त करने के लिए अब क्या करोगे, इसको प्राप्त करने के लिए यहां पर अब क्या दिखाओगे बताइए। तो 40 ग्राम प्राप्त करने के लिए क्या लिखोगे 40 गुणित 3F अपान क्या लिखोगे 27, डिवाइड कर दीजिए 9 चौके 36, 9 चौके 36, मान लीजिए 4.4 कितने फैराडे की आवश्यकता होगी 4.4 F की आवश्यकता हुई। क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसको ध्यान दीजिए आप।
इसी तरह से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जानते रहेंगे तो अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल का टॉपिक था हमने पढ़ाने का प्रयास किया, जितने भी नोमिकल। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। अब सेल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आपको जो है पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। जो चैप्टर कट गए हैं उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो आपके सिलेबस में है उसी को पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं उसको लगाने का प्रयास कीजिए। जो नहीं आता है उसे कमेंट्स करके पूछिए, हम आपके क्वेश्चन को जो है बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।